हेलो बच्चों, आज की कक्षा में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज हम लोग प्रतिदर्श प्रश्न पत्र के आगे का प्रश्न करेंगे, जिसमें कि संचयन में से कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। महिसागर नदी के दोनों किनारों पर कैसा दृश्य था, ये प्रश्न हम लोगों का हो चुका है। और दूसरा प्रश्न ये था कि स्मृति पाठ के से हमें क्या प्रेरणा मिलती है। इसी में एक प्रश्न दिया गया है कि पाकिस्तान में हिंदू मुसलमानों के मध्य कैसा संबंध था। आप पाठ के आधार पर लिखिए। तो इस प्रश्न का उत्तर हम लोग करेंगे कि प्रश्न है कि स्मृति पाठ में से पाकिस्तान में हिंदू मुसलमानों के मध्य संचयन में का है ये प्रश्न। प्रश्न 10, पाकिस्तान में हिंदू मुसलमानों के मध्य पाकिस्तान में हिंदू मुसलमानों के मध्य कैसे संबंध हैं। आपके अनुसार क्या ये उचित था। आपके अनुसार क्या यह उचित था। हामिद खां कहानी के आधार पर उत्तर दीजिए। हामिद खां कहानी के आधार पर उत्तर दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है। हामिद खां के अनुसार पाकिस्तान में हिंदू मुसलमानों के मध्य हामिद खां के अनुसार पाकिस्तान में हिंदू मुसलमानों के मध्य अच्छे संबंध नहीं थे। अच्छे संबंध नहीं थे। वहाँ दोनों समुदायों में के बीच धार्मिक विषमता बहुत अधिक थी। धार्मिक विषमता
धार्मिक विषमता बहुत थी। धार्मिक विषमता बहुत थी। पाकिस्तान में हिंदू मुसलमान एक दूसरे के त्योहारों में सम्मिलित नहीं होते थे। वे एक दूसरे के त्योहारों में सम्मिलित नहीं होते थे। वे एक दूसरे के त्योहारों में सम्मिलित नहीं होते थे। वहाँ न कोई हिंदू मुस्लिम के होटल में खाना खाता था, न कोई मुस्लिम हिंदू के होटल में खाता था। ईश्वर ने सभी मनुष्यों को अब सम्मिलित नहीं होते थे। वे एक दूसरे से नफरत करते थे। एक दूसरे से नफरत करते थे। ईश्वर ने सभी मनुष्यों को एक समान बनाया है। ईश्वर ने सभी मनुष्यों को एक समान बनाया है। ईश्वर ने सभी मनुष्यों को एक समान बनाया है। अतः आपस में जो नफरत की भावना है, भेदभाव की भावना है, वह गलत है। उससे इस प्रकार हमें नहीं करना चाहिए। ईश्वर ने सभी मनुष्यों को एक समान बनाया है। हमारे अनुसार उनसे किसी भी प्रकार का पक्षपात किसी भी प्रकार का पक्षपात करना सर्वथा अनुचित है। उनसे किसी भी प्रकार का पक्षपात करना सर्वथा अनुचित है। अतः उनके बीच किसी भी प्रकार का भेदभाव किया जाना किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। अतः उनसे किसी भी प्रकार का भेदभाव किया जाना उचित नहीं है। ठीक है, ये इस प्रश्न का उत्तर है। इसमें एक प्रश्न दिया गया है कि गिल्लू कहानी से हमें क्या संदेश मिलता है। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर अब करेंगे। गिल्लू पाठ से
हमें क्या संदेश मिलता है। गिल्लू पाठ से हमें क्या संदेश मिलता है। गिल्लू कहानी लेखिका महादेवी वर्मा के जीव प्रेम को अभिव्यक्त करती है। लेखिका ने घायल गिलहरी के बच्चे का घायल गिलहरी के बच्चे का उपचार किया। उसके रहने तथा खाने का अपने घर में प्रबंध किया। उसके रहने तथा खाने का अपने घर में प्रबंध किया। एक तरह से अपने परिवार के सदस्य की तरह अपने परिवार के सदस्य की तरह उसे पाला। थोड़े ही समय में लेखिका और गिल्लू थोड़े ही समय में लेखिका और गिल्लू के बीच बड़े ही मधुर संबंध बन गए। इस कहानी से यह संदेश मिलता है
कि जीव जंतुओं को प्यार तथा जीव जंतुओं को प्यार तथा आत्मीयता से पालकर हम उन्हें घर के सदस्य के समान रख सकते हैं। घर के पालकर हम उन्हें घर के सदस्य के समान रख सकते हैं। के सदस्य के समान रख सकते हैं। प्यार में यह ताकत होती है कि बेजुबान जीव जंतु भी हमें सच्चे अर्थों में परिचारिका की भांति सच्चे अर्थों में परिचारिका की भांति प्रेम दे सकते हैं। परिचारिका की भांति प्रेम दे सकते हैं। हमारे जीवन के सूनेपन के अभाव को दूर कर सकते हैं। वे हमारे अंदर दया भाव का संचार करते हैं तथा हमें प्रकृति की ओर मोड़ते हैं। इस प्रकार यह कहानी हमारे स्वभाव हमारे स्वभाव में जीव प्रेम को विकसित करते हुए यह प्रेरणा देती है कि हम अपने प्यार
हम अपने प्यार, अपनत्व तथा ममत्व से किसी भी जीव को अपना मित्र बना सकते हैं। इस प्रश्न का उत्तर है। अब खंड घ है जो कि लेखन अंश का है। इसके 26 अंक हैं। लेखन अंश में जो है पहला प्रश्न उसका है खंड ख में लेखन अंश का पहला प्रश्न अनुच्छेद लेखन का है। अनुच्छेद लेखन में आपको बिंदु दिए जाएंगे। कुछ बिंदुओं के आधार पर आपको अनुच्छेद लिखना है। जैसे कि यहाँ पे एक अनुच्छेद दिया गया है राष्ट्रीय एकता। राष्ट्रीय एकता में 4 बिंदु दिए गए हैं। जैसे राष्ट्रीय एकता का अर्थ, राष्ट्रीय एकता का महत्व और राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता। इसके बाद उपसंहार। तो इसमें जो है सबसे पहले आपको समझा देते हैं कि राष्ट्रीय एकता का अर्थ क्या है। देश में नागरिकों का बिना किसी जातीय, सांप्रदायिक व आपसी भेदभाव, धर्म के आधार पर भेदभाव न करके साथ मिलजुल के रहने को राष्ट्रीय एकता कहते हैं। यह किसी भी राष्ट्र की एक प्रबल शक्ति है। यह वीरता और बलिदान संबंधी कार्यों के लिए भी प्रेरित करती है। यह जनता में आत्मविश्वास की भावना उत्पन्न करती है और जिससे देशवासी उन्नति के पथ पर आगे बढ़ते हैं। विश्व स्तर पर देखें तो स्पष्ट हो जाएगा कि राष्ट्रीय एकता के बिना किसी भी राष्ट्र का विकास संभव नहीं है। देश तभी विकास के पथ पर अग्रसर हो सकता है जब वह मिलजुल कर किसी भी चुनौती का सामना करे। और मिलजुल कर चुनौती का सामना करने के लिए हमें राष्ट्रीय एकता पर बल देना ही होगा। राष्ट्रीय एकता में ही राष्ट्र की सारी शक्तियाँ केंद्रित होती हैं और एक शक्ति स्रोत का जन्म होता है। ये है आपके राष्ट्रीय एकता का अर्थ। और उसके बाद जो दूसरा आपको इसमें दिया गया बिंदु जो है एक राष्ट्रीय एकता का महत्व। वर्तमान समय में अनेक नकारात्मक और उन्मादी सोच वाले व्यक्ति का समूह भारतवर्ष में एकता खंडित करने के लिए प्रयासरत है। आज आवश्यकता इस बात की है कि निजी हित और अलगाववादी ताकतों को पूरी तरह से दृढ़ता से नकार दिया जाए और राष्ट्र की एकता को मजबूती से बांध कर रखा जाए, क्योंकि राष्ट्रीय एकता पर ही राष्ट्र की अखंडता निर्भर है। ये है राष्ट्रीय एकता का महत्व। अब तीसरा इसमें दिया गया है कि राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता। अब राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता क्यों है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि विविधता वाले भारत देश में राष्ट्रीय एकता का बहुत महत्व है। इसके द्वारा ही देश की अखंडता को बनाए रखा जा सकता है। इसके बल पर ही भारत ने अंग्रेज़ी हुकूमत को लड़ते हुए विजय प्राप्त की और यही कारण है कि राष्ट्रीय एकता भारत जैसे बहुसांस्कृतिक देश में इतनी महत्वपूर्ण है। अब उसके बाद जो है उपसंहार, मतलब कि ये कितना आवश्यक है और क्यों आवश्यक है, इसके बारे में 1-2 पंक्ति लिखना है। तो इस तरह से आपके मतलब कि इसमें 80 से 100 शब्दों का अनुच्छेद लिखना होगा। इसमें एक टॉपिक ये दिया गया है, शीर्षक दिया गया है कोविड-19 संक्रमण का दुष्प्रभाव, इसमें बिंदु है। फिर लक्षण, उपाय और उपसंहार। इसके बारे में एक अन्य दिया गया है खेल का महत्व, जिसमें खेल से संबंधित इसमें बिंदु दिए गए हैं कि खेल संबंधी सामान्य धारणा, जीवन में खेल का महत्व, व्यक्तित्व पर प्रभाव।
व्यक्तित्व पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है और व्यक्तित्व और चारित्रिक निर्माण में खेल कितना आवश्यक है, कितना सहायक है। तो सबसे पहला इसमें जो बिंदु है उस पर चर्चा करते हैं, खेल का महत्व। खेल संबंधी सामान्य धारणा सबसे पहला बिंदु है। तो खेल संबंध शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अत्यंत आवश्यक है। यद्यपि खेल के प्रति लोगों की जो धारणा है, प्राचीन धारणा है, वो उससे ये कहा जाता है कि इससे समय और धन की बर्बादी होती है, परंतु वर्तमान समय में खेल के माध्यम से लोग सफलता के चरम शिखर पर पहुंच जाते हैं। इन शिखर पर पहुंचने वाले लोगों ने इस मिथक को गलत साबित कर दिया है। खेल फिर दूसरा इसमें दिया है कि जीवन में खेल का महत्व। खेल व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक दोनों ही स्तर से मजबूत बनाता है, स्वस्थ बनाता है। स्वस्थ रखने का एकमात्र साधन है खेल। इसलिए खेल का जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। यही कारण है कि विद्यालयों में खेल को एक विषय के रूप में रखा गया है। खेलने वाला व्यक्ति जीवन में किसी प्रतिस्पर्धा का सामना करने में अत्यंत सक्षम होता है, क्योंकि उसमें खेल भावना से खेलते हैं। हार में भी समान भाव और जीत में भी समान भाव। यह हार कर भी जीतने का साहस रखता है, साथ ही प्रतिद्वंदी की सफलता को भी सराहना करता है। खेल हमारे व्यक्तित्व को निखारता है और आज यह आर्थिक, सामाजिक, स्वास्थ्य, राष्ट्रीय तथा अनेक पक्षों से संबद्ध होकर अपनी सार्थकता और महत्ता को सिद्ध कर रहा है। ठीक है, ये है आपका वो खेल के महत्व के बारे में कुछ पंक्तियाँ। और इस प्रकार जो है उसके अंत में जो इसके बिंदु दिया गया, इससे चारित्रिक निर्माण और व्यक्तित्व निर्माण कैसे होता है, ये आपको बता दूं कि खेल का केवल शारीरिक विकास में ही महत्वपूर्ण योगदान नहीं है, बल्कि ये चरित्र का भी निर्माण करता है। चरित्र निर्माण में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। खेलों की इस प्रतिस्पर्धा से अनुशासन का गुण आता है। व्यक्ति के अंदर अनुशासन का गुण विकसित होता है। मनुष्य खेल के माध्यम से धैर्य एवं संयम के गुणों को भी सहज रूप में अपना लेता है तथा इसके साथ साथ परस्पर सहयोग की भावना का भी उसके अंदर विकास होता है। तो इस तरह से खेल हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। खेल का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण, हमारे चरित्र को, हमारे स्वास्थ्य को बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान है। इसके पश्चात अगला प्रश्न है पत्र का, जिसमें आपको अनौपचारिक पत्र लिखने होंगे। अनौपचारिक पत्र में एक विषय दिया गया है कि अपने मित्र को एक पत्र लिखिए तथा उससे स्वच्छ भारत अभियान से जुड़ने का आग्रह कीजिए। ये पत्र दिया गया। इस पत्र का आपको उसके पश्चात जो है लेखन अंश में पहला प्रश्न होता है अनुच्छेद का, दूसरा प्रश्न है आपका पत्र का, है ना, और तीसरा जो है संदेश लेखन, जो कि इस बार शामिल किया गया है। संदेश लेखन में एक संदेश लिखने का दिया जाता है, जैसे कि इसमें दिया गया जन्मदिन के अवसर पर अपने प्रिय मित्र को बधाई संदेश लिखिए। अब अगला प्रश्न दिया गया है संवाद का। संवाद में दो मित्र, दो कोई भी व्यक्ति हो जिनके बीच का जो संवाद है उसी के बारे में लिखा गया है। बाद में जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया गया है कि दो मित्रों के बीच अपने करियर के संबंधित दो होने वाले संवाद को लगभग 50 से 60 शब्दों में लिखिए। और इसमें देखिए एक जैसे मित्र है आदित्य और एक है शोभित, दोनों आपस में बातें करते हैं जैसे हम लोग आपस में स्वाभाविक रूप से बात करते हैं। और फिर उसके बाद अपने अपने विचार कि उनके क्या विचार है, किस तरह से वे आगे बढ़ना चाहते हैं, कैसा करियर बनाना चाहते हैं, इस तरह का सब आपस में बात करते हैं। और इस तरह से अंत पत्र मतलब इसका जो है संवाद का अंत करते हैं।
अंत में एक दूसरे से मिलने का वादा करते हुए संवाद का अंत करते हैं। इसके पश्चात एक नया इसमें विषय शामिल किया गया है लेखन में, जिसमें नारा लेखन जिसे कहते हैं। ठीक है, तो नारा लेखन में दिया गया है कि पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए नारा लिखिए। तो इसमें नारा 2 या 4 पंक्तियों का, कम से कम 2 से लेकर 10 शब्दों का नारा लिखा जाएगा। ऐसा नारा जो कि प्रभावशाली हो, लोगों पर छाप छोड़े। आज बस इतना ही, फिर अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।